ये तो दोनों कब से झूठ बोल रहे हो। एक उलमा पे इल्जाम लगा रहा है, एक विदेश बोल रहा है वैसे को चुनाव लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश गलत बात मत बताइए, उलमा पे इल्जाम हम नहीं लगाइए। उलमा पे इल्जाम माफी नहीं, माफी नहीं मांगेगा बाप। वो ललकार रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ माइनॉरिटी के खिलाफ जो हो रहा है, अल्पसंख्यकों का दमन किया जा रहा है इस सरकार में। नहीं समझ में आ रहा, लोग बरगला रहे बार बार, फिर भुगतेंगे। अभी भाई ये दांत चियार रहे थे, ये कोई दांत चियारने का विषय नहीं है। आप बरगलाने की वाला भविष्य देखिए, आप आने वाला भविष्य का गर्ग आप बरगलाने की बात कर रहे हैं। आप ये दांत चिया, ये आपने जो मंच सजाया, ये दांत चियारने का मंच नहीं है। ये जो भविष्य की बात करते हैं, क्या बोल रहे थे हर रात कैसे बोले थे भाई, हमें क्या पता, आप बताइए। 2-3 बात याद कर लिए कि इसके बोले हुए नवाले की बात करो। इनके यहाँ गाइडलाइन 3-4 चीज सिखा दी जाती है, जाकर ये बोलना, और इनको कुछ नहीं आता। बोल रहे कि ऐसे हुआ मौलवी फ्रॉड। अरे यार कुछ सीख लेते, कुछ पढ़ लेते, मदरसे नहीं स्कूल चले जाते, कुछ सीख लेते। बात समझेंगे नहीं, बोल देंगे। अपनी पार्टी को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को भी गिरा सकते हो, खुद भी गिर सकते हैं। अच्छा, ओवैसी साहब बरगलाने का काम करते हैं, इसको कैसा मानते हैं? अरे यार अभी आपने देखा ओवैसी को छोड़ दीजिए, ओवैसी बरगलाता है कि क्या करता हमको नहीं पता, मगर ये अभी बरगला रहे जो उलमा को फ्रॉड बता रहे हैं। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। KBN टूर एंड ट्रैवल बेहतरीन सुविधा के साथ हज उम्रा पैकेज के लिए संपर्क करें 6394866506। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय जो सियासी सरगर्मी फिर से बढ़ गई है और हाल ही में जो BMC चुनाव हुआ है उसको लेकर जो ओवैसी साहब की जो सीटें थी उस पे प्रचंड जो जीत मिली है, और उसी के बाद जो है कि सियासी जो सरगर्मी है वो बढ़ी है और कटास जो है वो बढ़ा है कि जो कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, और वही बराबर जो है विपक्ष जो है तो अदर पार्टियां वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला काम ओवैसी साहब ने किया है। बात करेंगे, तीनों लोग हैं और तमाम लोगों से बात करेंगी वो किस तरह से सोचते हैं। और सबसे पहले मजलिस से शुरू करते हैं कि मजलिस की कितनी सीटें निकली है BMC चुनाव में। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम मेरा। और जैसा कि महाराष्ट्र की जनता ने अपना मतदान या अपना भरोसा मजलिस की ओर जताया है, मैं महाराष्ट्र की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और महाराष्ट्र में 83 नगर सेवक हैं, 126 नगर निगम में, जिसमें प्रचंड बहुमत जीत मिली है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बढ़ता हुआ कारवां 2027 उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। मैंने आज बनारस के कई गलियों और चौराहों का दौरा किया, जिसमें हर तरफ के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बुजुर्ग का भी जो है विश्वास हम पर बन रहा है। इंशाअल्लाह आने वाला दिन मजलिस का एक बढ़ता हुआ कारवां बनकर उभरेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक बार फिर जो मजलिस जो है वो कहते बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इस सपा का बराबर आरोप रहा है अदर पार्टियों का। मेरा बराबर आरोप था, बराबर है और बराबर रहेगा। और मैं अभी भी आरोप लगा रहा हूँ, ये टैक्स वाइज काम करते हैं। अभी इनको 27 में भी टैक्स मिलेगा। आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है ये बरगलाएंगे, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, फिर कुछ ऐसी वैसी हरकतें करेंगे, क्योंकि इनके पार्टी का इतिहास MIM तो बाद में हुआ है। ये पार्टी जो है उससे पहले से रही है, निजाम के दौर से रही है। निजाम जो शासक थे जिन्होंने कभी नकार दिया था, जिन्होंने कभी मना कर दिया था कि हम हिंदुस्तान की सरहद में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान की सरहद में रहेंगे। ये वो निजाम वाले सोच वाले लोग हैं। ये बरगलाने वाले काम फिर से करेंगे। और BMC के चुनाव की बात, महाराष्ट्र की जहाँ तक चुनाव की बात रहेगी, कहीं ना कहीं पूरी मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि फिर से चुनाव आयोग निसंदेह, चुनाव आयोग बार बार 25 साल से जिस सीट पर कब्जा था शिवसेना का, आज जब शिवसेना जब UBT अलग हुई है उससे, तो आज जो है कहीं ना कहीं मिलजुल के सब चोरे चोर मौसेरे भाई पूरी खिचड़ी अपनी में पकाई जा रही है। और आने वाले 27 के चुनाव में हमारी PDA की सरकार बनेगी। हम समाजवादी पार्टी के लोग एकदम नकार देंगे। PDA की बनेगी। देखिए भाई, ये PDA की बनाने जा रहे हैं, जबकि PDA कहाँ बना, PDA ही के बनाए 22 निकल गया, 17 निकल गया, 22 निकल गया, अब 27 में ये कह रहे PDA का नारा।
कहाँ पीडीए का नारा लग रहा है। अभी हम आपको दिखा रहा हूँ कि आप बताइए कि यहाँ पर जो है बरेली में मोहम्मदगंज गांव में खाली घर घर में जुमे की नमाज पढ़ने पर 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। क्या इस पे अखिलेश यादव बोलेंगे या इस पे समाजवादी के लोग बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये हमारे आस्था का सवाल है। जब आस्था की बात आती है तब ये लोग गुम हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? जैसे कि भाई के स्क्रीन पे मैं भी देख ले रहा हूँ, और चूंकि इतना बड़ा मसला ये नहीं है, इसकी लड़ाई तो मैं इस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बरेली के मोहम्मदगंज खाली घर में और जुमे की नमाज, देखिए इसमें भी एक मसला है। क्योंकि अब मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी दीनी और दुनियावी बात, मैं अभी दीनी बात कर, नमाज पढ़ने का मसला है। नमाज पढ़ने से दिक्कत हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी की जरूरत नहीं है। इसके लिए उनका समर्पित कार्यकर्ता ही जरूरी है, ललकारता है उनको, वो ललकार रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ, माइनॉरिटी के खिलाफ जो हो रहा है, अल्पसंख्यकों का दमन किया जा रहा है इस सरकार में, नहीं समझ में आ रहा, लोग बरगला रहे बार बार, फिर भुगतेंगे। अभी भाई ये दाज चियार रहे थे, ये कोई दाज चियारने का विषय नहीं आप है। बरगलाने की आने बात, वाला भविष्य देखिए, आप आने वाला भविष्य का गर्ग आप देखिए। बरगलाने की बात कर रहे हैं। ये दाज चिया, ये आपने जो मंच सजाया, ये दाज चियारने का मंच नहीं है। ये जो भविष्य की बात करते हैं कि अपने बलबूते इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अपने बलबूते सरकार में आए थे। बताइए, आप अपने बलबूते पर सरकार में आए थे। उनके वालिद की देन थी कि उनको बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वही जो है जब किसी उप मुख्यमंत्री आजम खान को बनाने की बात थी तो उन्होंने वही बेटे नकार दिया। आज उनके परिवार के उनके भाई या उनकी भौजी जो है किसी भारतीय जनता पार्टी में विधायक है, और ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम बड़बड़ाने की बात करते हैं। क्या बड़बड़ाने की बात करते हैं? अरे हम लोग जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, भले वो काम हो ना हो, लेकिन बोलने की सलाहियत तो है। हमारा सदर साहब उठाते हैं हर मुद्दों को, हर जगह जो है आवाज को बुलंद करते हैं, या छोटा हो बड़ा हो, गरीब का हो, मजदूर का हो, अमीर का हो, दलित का हो, हिंदू का हो, किसी का हो, सबके मुद्दे को वो उठाते हैं। अभी हाल ही में जो है ईरान में फंसे हैं भारतीय, वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो अखिलेश यादव ये नहीं उठाते, मतलब इस तमाम मुद्दे पर बात नहीं कहाँ इस मुद्दे पर ईरान पे जो भारतीय फंसे हैं, कहाँ इस पे कोई उस पे आया है कोई कि जो उन्होंने आवाज उठाया? क्या कहेंगे? ये आरोप लगा है कि अखिलेश यादव किसी मुद्दे पर बात नहीं करते। देखिए, चूंकि आज थोड़ा हॉस्पिटलाइज था, मैं कुछ मामला इमरजेंसी में आ गया था, मैं न्यूज नहीं देखा हूँ। और ये विदेश मंत्रालय का मामला, मैं भी चाहता हूँ मेरे भारतीयवासी जो भी छात्र छात्राएं या वहाँ जो भी नागरिक हैं इंडिया के, मैं उनकी सकुशलता की और उनको जल्दी से काम आने की कामना करता हूँ, वह मनोकामना करता हूँ, वो एकदम आसानी से अपने घर आ जाए, उनको किसी तरह का तकलीफ ना हो, ना उनको किसी प्रकार की हानि हो, उनकी जान और उनकी माल का जो हिफाजत हो। और चूंकि अभी जो भाई ने बताया कि बेटे ने बना दिया, बाप ने बेटे को बना दिया, बात तो देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव, कोई विधायक या कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई उप मुख्यमंत्री, कोई अपनी माँ की जन्म से रजवाड़ों का दौर खत्म हुआ, जब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है एक राजनेता चुनने की। आप यहाँ जो भी जनता जनार्दन है, उसका जो भी जनादेश देती है, हमें उसका सम्मान करते हैं, बार बार सम्मान करते रहे, हम आगे भी करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक एक आरोप रहा है अखिलेश यादव पे कि वो मुसलमानों को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? अल्पसंख्यकों के मुद्दे 12 से 17 वाला टर्म याद है ना? अखिलेश जी के ही बाद आते थे आजम खान साहब, दूसरे नंबर का नेता माना जाता था। और कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा, अखिलेश जी मीटिंग लेते थे, अखिलेश जी ड्राइंग रूम में पहले आ जाते थे। कैबिनेट के मंत्री जब तक माननीय आजम खान साहब नहीं आते थे, तब तक प्रेस वालों का कैमरा या माननीय अखिलेश यादव की स्पीच शुरू नहीं होती थी। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? खाली सुनिए, ये मुद्दा सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये चिल्लाने से, लोकसभा के अंदर चिल्ला पुकार करने से और किसी बिल को फाड़ देने से ये बरगलाना नहीं है तो क्या है? अरे इतने हिमायती हैं आपके सदर साहब, तो आए रोड पे देखें हम उनकी
हम भी उनके सर 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 सरदारजीता तो क्या रोड क्या वो रोड बनाए जाते ये हैं? वही बात है कि 2022 में इन्हीं के पूर्व विधायक ने जनता को नेशनल गोलगड्डे चौराहे पर लाकर 100 से अधिक लोगों को ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया और अपने घर एसी में बैठे थे। पूछ लीजिए किसी से। बताइए। अब देखिए इस पे बात वैसे साहब बारिस्टर है, वैसे साहब बारिस्टर है, वो किसी को इस तरीके की जो हिदायत नहीं देते कि आप रोड पर आ जाइए और कानून व्यवस्था में बाधा डालिए और आपके ऊपर मुकदमा, आपके घर वाले परेशान हो गए। कभी इससे इजाजत नहीं देते किसी कार्यकर्ता को। तो ये भी आरोप है, बताइए। देखिए टकराना भी जरूरी है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब से नारों से। तो हम लोग टकराने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अगर चोरी हुई ईवीएम प्रकरण था, मैं भी मतलब देख रहा था उसमें, जो बहुत से जो नहीं भी सम्मिलित थे, क्योंकि बदले हीन की भावना से राजनीति हुई उनके साथ जो भी मामला हुआ, थाना मैनेज हुआ, चौकी मैनेज हुआ, उनके बदले की भावना से उनके साथ कार्रवाइयां की गई। इसकी मैं तब भी घोर निंदा करता था, मैं अब भी निंदा करूंगा और करता भी रहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत से मेरे भी खुद जानने पहचानने वाले लोग इसमें फंसे थे। क्या 22 लोग की जमानत सदर साहब ने कराई थी और 1-1 लाख का चेक जो आया था लखनऊ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, क्या वो भी सदर साहब ने भेजा था? पूछ लीजिए, वो जवाब बता दीजिए। ये इनका सवाल है कि 22 लोगों को 1 लाख रुपया मिला और यहाँ का आंकड़ा 80 प्लस का है। अब बताइए, जनता ही के साथ इन्होंने धांधली की या इनके लोग 60 लाख खा गए या केवल जो है 22 लाख आया? अब ये क्या है, अब इन्हीं के पार्टी के अंदर लोग जानेंगे। और साथ ही जो मजलिस का जो इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब आ जाते दे देते, तो ओवैसी साहब के हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के पास जो है वो दे ही रहे, क्योंकि हमारा किसी के साथ फंडिंग का मामला इतना नहीं है कि हमारे पास आए हम 1-2 लाख दें। भाई आपके पास 111 विधायक हैं, 33 सांसद है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरह के साथ अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर, दलितों पर, अन्य वर्गों के लोगों पर। और रही बात ये जो 80-82 हजार वोट लेते हैं, जब यहाँ बुनकरों पर बात आई है, ओवरलोडिंग के मामले में, आज फर्जी चोरी के मामले में नोटिस आ रही है, लेकिन उस पे क्या इनके 82 हजार वोट पाने वाले उस पे बयान दिया है बुनकरों को लेकर? कोई एक भी ऐसा नहीं बयान उन्होंने दिया है कि जिसको बुनकरों का जो है आसानी से काम हो। इसमें बुनकरों की बात तो हमारे बुनकर समाज के लोग करते हैं अपनी बात, लेकिन हमारा ही बुनकर समाज जो है ज्यादा वोट दे देता है, लेकिन उसके बाद इनसे कुछ यहाँ मिलता नहीं है। और रही बात जो 2006 के बुलेट रेट की, तो उस समय यहाँ की माननीय जनता जो है मुलायम सिंह को चुनती थी, अपना काम कराती थी। अब वो दौर नहीं है भैया, हर समय 5-10 साल बाद माइंड बदलता है और इस समय इन लोगों का माइंड बदल चुका है। ये लोग सिर्फ 10 साल से सत्ता पाने के लिए हैं। अब सोच रहे हैं कि 12 में बने हैं, हम कैसे कब बन जाएं, अब मुख्यमंत्री बन जाए तब बन जाए। लेकिन ओवैसी साहब पे जो आरोप लगा है, बरगलाने का बराबर आरोप लग रहा है, तो उनका जो बयान है, उनका बयान ऐसा क्यों आता है कि जो आरोप लग रहा है? देखिए, आरोप बयान सारी जनता सुनती है और सारी जनता इस पर संतुष्ट है। केवल विपक्षियों को ऐसा लगता है कि ये बरगलाने वाला बयान है। बरगलाने वाला बयान मतलब कौन सा उनका बयान है जो बरगलाने वाला रहता है? कौन सा क्या, आप किसी भी कितना विवादों में रहा है ये शख्स, कितना विवादों में रहा है, आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। चाहे 4 मीनार बम ब्लास्ट कांड हो से लेकर के कितनी बार कितने विवादों, इनके भाई 2.5 से 3 मिनट वाले क्या उनका वीडियो पता नहीं, 15 मिनट वाला और 15 माइंडसेट है वो लोग, नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये पता नहीं क्या ये लोग की कौन सी संघ अलग से शाखा लगती है। आरएसएस की जगह क्या वो एसएस वो लोग लगाते हैं, रात दिन यही सब 2.5 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट करते रहते। देखिए, ये जो बातें हैं भड़काऊ की, ये जो है ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जो है इस पर जो है बेहतर बात करती है। 15 मिनट अगर वहाँ पर बोला तो 15 मिनट का समय निकालिए, 15 मिनट वो कर लीजिए। देखिए, ये जो बात है, ये बात पर कोर्ट से जमानत मिल गई। मामला कभी इंसान है, गलतियां होती है। जब कोर्ट से खत्म हो गई तो ये जो दोबारा उस पर लाकर उसका इशू बनाना चाहते हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे,
क्योंकि लेकिन जब न्यायालय ने लेकिन जिस तरह से बरी कह कर रहे हैं कि दिया, आरएसएस और संघी क्या क्या वो बोल रहे हैं कि आरएसएस के किस संगठन से क्या क्या नाम है, वो पूरी तरह से ये पूछने की कोशिश बौखला कर गए रहे हैं। जब ये पार्टी हैदराबाद में थी तो सब लोग खुश थे। आज हैदराबाद के बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान सभी जगहों पर पहुंच गई है और इंशाअल्लाह हर जगहों पर कामयाबी मिल रही है। एक छोटे ही से कामयाबी मिलती है। अब आज ये बिहार में इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, वहां पे उसकी 6 सीट है, हमारी 5 सीट है। तो हम तो छोटे हैं, हमने 5 मार दिया। अब राष्ट्रीय लेवल पे गठबंधन करके 60 में से 6 पर आए, तो वहां पर हम बेसी हुए या ये बेसी हो गए। आ जाइए उसी तरह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, अगर हमने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो हर जगहों पर हमको वोट मिला है, चाहे 500 मिले, 5000 मिले, 20,000 मिले, 50,000 मिले, लेकिन हमको वोट मिला है। और इनको भी वोट मिला, लेकिन इनको वोट मिला ये 400 पर लड़कर केवल 1 या 2 सीट निकाले। तो अपने को नहीं कहेंगे कि हमने किसका वोट काटा और किसको को नदी में डुबा दिया। हालांकि इन्होंने 2017 में या 22 में तो अलग लड़े हैं, तो उसमें भी क्या हुआ, अपने बल पर लड़े, यही लड़े। बनारस की दक्षिणी विधानसभा में संजीत सिंह लड़ रहे थे, वो भी लड़ रहे थे। महज कांग्रेस की जो विधायक थी 2500 वोट पाके सिमट गई। वो किसका वोट काटी? 2500 वोट किसका काटा? समाजवादियों को ने काटा। और इसी तरह पूरे प्रदेश भर में काटा। लेकिन एक सवाल लगता है कि जिसान साहब की जिस तरह से लोकतंत्र है, सभी को अपना पार्टी चुनने का, अपना नेता चुनने का, अपनी पार्टी खड़ी करने का, अपनी पार्टी पे काम करने का अधिकार है। स्वागत है। तो ये फिर बीजेपी भी कैसे हुई? बीजेपी की बी टीम कैसे हुई? भाई साहब ने कहा कि इनकी टीम जब हैदराबाद में थी तो हम खुश थे, या हमारे जैसे विचारधारा। मैं चाहता हूं कि इनकी टीम, इनकी जो पार्टी है वो गल्फ तक चली जाए, इधर यूरोप में चली जाए, इधर एशिया में चली जाए। मतलब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। श्रीलंका में चली जाए, बर्मा में जाकर सरकार बना ले। देखिए बीच में टोक रहे हैं हमको, ये 1% भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हैं? मैं बात देखिए जो कह रहे हो वैसे बात चले जाए। ये कोई तरीका नहीं है आपका, ये ऑनलाइन डिबेट करने का। और मैं जब अपनी बात करता हूँ, इनसे बोल दीजिए कि अभी अपना मुंह बंद कर ले, मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को खाएंगे पूरी मुकम्मल मेरी बातों का ये अपना निचोड़ अपने तरीके से तर्क तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलता किसी के बीच की बात में। हाँ, बीच में कटाव और नहीं करना इन्होंने चाहिए। कौन से 400 सीट पे क्या क्या किया, मुझे उसका कोई ब्यौरा नहीं समझ में आया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से टास्क इसको, इस पार्टी को टास्क मिलता है। जैसे आज मुंबई के अंदर एक कोई नगर अध्यक्ष की सीट ओकला या ओकाला ऐसे कुछ करके थी, इन्होंने वहां उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जिस पार्टी को वाशिंग बोला जाता है। बलात्कारी, गुंडा, माफिया, चोर सारे जाते हैं उसकी वाशिंग में, ऐसे इधर से इधर डालती है, उधर फ्रेश करके लिया है खड़ा। इसका जीता जाता उदाहरण कहिएगा तो मैं दे दूं, कुलदीप सेंगर, बलात्कारी विधायक, जो दागी विधायक है। ऐसे जिस पार्टी का ऐसा चरित्र रहा, ये 92 के बात करते हैं, 92 के दंगा की, उस पार्टी से इन्होंने जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने उमा भारती, जो ऐसे लोगों के ऊपर प्रकरण चला, ऐसी मानसिकता वाले पार्टी को लोगों से ये गठबंधन करते हैं और उनके साथ चुनाव लड़के जीतते हैं। तो पहले ये अपनी मानसिकता और अपने विचार, उस पर विचार कर ले, उसके बाद हमें सफाई दें और हमको बताएं हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्या कहेंगे? जिन्होंने जो अकला सीट पर गठबंधन की बात की, ये तो किसी को नहीं पता है कि कहीं महाराष्ट्र में एमआईएम का किसी से गठबंधन हुआ हो। एमआईएम महाराष्ट्र में अपने बलबूते लड़ी। हाँ, बोल रही थी कि इन्हीं लोगों से कि आइए मिलकर लड़ा जाए, भाजपा की बढ़ती हुई ताकतों को रोका जाए। नहीं, घमंड में थे, लड़ेंगे, हम भी लड़े, वो भी लड़े। किसी से नहीं गठबंधन था। जिनका इन्होंने नाम नहीं लिया उनको तो मैं जानता भी नहीं पार्टी के लोग जानते हैं कि ऐसे नीच व घटिया लोगों से एमआईएम गठबंधन करेगी। एमआईएम अगर कहती है तो वही सेकुलर लोग से कहती है, कर लो, फायदा होगा, नहीं तो बाद में मत रोना। ये वही बाद में रोने वाली बात इन्होंने कहा है कि एमआईएम की वजह से हमारे बीएमसी में इतने कम हो गए। अरे कम हो ढेर, हम तो 0 थे,
हम जीरो से अगर कहीं नांदेड़ में जीरो थे वहां पे 14 जीत गए। अगर यही बनारस में जीरो है, बनारस में 2 से 4 हो जाए तो यही लोग खूब कूदेंगे, अब फलनवा की वजह से हमरा वो कांग्रेस का हर गया, ढकनवा की वजह से हमरा समाजवादी का पार्षद हर गया। अबे हमें तो हम लोग हरावे की बात करेंगे। आज मनोबल बड़ा है, इंशाल्लाह कारवां मजलिस की ओर आ रहा है। अब बनारस में भी मजलिस का पार्षद व मेयर जरूर लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बनारस की जनता वोट से नवाजेगी। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। क्या कहेंगे इस तमाम मामले पर, जिस तरह से अभी जो बीएमसी का चुनाव हुआ और उसके बाद से ही जो सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जो 2 लड़के खड़े थे, यहाँ जो 2 लड़के खड़े थे, ये दोनों के पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर है ना, दोनों कौम के नाम पर दलाली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दलाली मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र में अबू हाशिम आजमी की, और दूसरे बैरिस्टर जो हैं, बैरिस्टर के लोग हैं, वो भी कम चाटुकार नहीं है, बहुत बड़े बड़े चाटुकार है। एक इंशाल्लाह कह के वोट मांगता है, एक कहता है खुदा की कसम खा के वोट मांगता है। तो और हमारे, मैं फिर भी एक बार, इससे पहले भी एक बात आपसे कहा था कि सियासत अपनी जगह है। मैं वैसी साहब को क्यों नहीं पसंद करता। सियासत आप करिए पर दिन मजहब को मत करिए। और तो दिन मजहब पर मतलब वो सियासत करते सुनिए, हैं? हाँ, बताइए। एक बात मेरी बात सुनिए। ये लोग अपने पार्टी को स्टैंड मजबूत करने में लगे थे, और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं विपक्ष के, वो इंदौर में सहायता में लपटे थे। आप जाकर गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च मारकर देख लेना। क्योंकि हम कांग्रेसी लोग जमीन से जुड़े लोग हैं। हम लोग आसमान पर चढ़ के नहीं चलते हैं, हम लोग लोगों की हालात तक जाते हैं, देखते हैं। और ओवैसी साहब की जहां तक बात है, मजलिस की जहां तक बात है, मजलिस जहां तक मजलिस की बात होती है, ये मजलिस का जो कारवा है ना, ये केवल आल टू आल बुरके वाले को लियाने के चक्कर में अंदर से हाथ मिल गया और बीएमसी में मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो गई। जानते हैं लीडरशिप में क्या हुआ? कल के आप एग्जाम्पल में निकाल कर देखेंगे तो उसमें मुस्लिम लोगों की लीडरशिप थी, आज उसमें लीडरशिप नहीं है। ओवैसी साहब ने 8 तो जीता, लेकिन कई को हरवाया। ठीक है, आप हारिए जीतिए, हम तो आपसे कहते हैं ओवैसी साहब से कि इस बार आप विधानसभा में 403 सीट पे लड़िए, 403 सीट पे लड़िए, और 403 सीट में 3 सीट हम लोगों को दीजिए, 400 आप ले जाइए, आप सरकार बना लीजिए। अब क्योंकि आप ही को तो चिंता है, आप ही को तो चिंता है। सारे लोग बेवकूफ है, वो जो सदन में आप ही विपक्ष के सबसे बड़े लीडर है, आप ही हैं, तो आप ही अकेले हर काम कर सकते हैं। आप बिल पास करवा देंगे, आप बिल फाड़ भी देते हैं, आप लोगों का दिल भी जीत लेते हैं। आप, मैंने आपसे कहा ना कि समाजवादी में तो कहीं ना कहीं वो, हाँ बताइए, कहीं ना हमारा कहीं वो जो भी बात करते हैं, बिल फाड़ने की बात करते हैं, अनलीगल बात, जो मुसलमान की विरोधी बिल होती है उसी को फाड़ते हैं ना। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैं यहाँ आपके चैनल पर मुसलमान, हिंदू ये सब बात करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। ना हिंदू की बात हो, ना मुस्लिम की बात हो, जनता परेशान है उसके निवाले की बात हो। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई के ना हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ना किसी को जीतने के लिए लड़ते हैं। हम लोग जनता के मत सहायता से चुनाव लड़ते हैं, लोकतंत्र के बल पर चुनाव लड़ते हैं। तो लोकतंत्र सबको आजादी देती है कि आप चुनाव लड़िए। फिर बीजेपी, ओवैसी या एमआईएम बी टीम और उनका स्वागत है, उनका स्वागत है, कटवा क्यों है तब? उनका स्वागत है लड़ने के लिए, बस वो नफरती अल्फाज को अपना संभाले। अच्छा, कौन सा बयान उनका नफरती लगता है आपको? बहुत सा अल्फाज नफरती है। वो कहते हैं मुसलमानों उठो, ये तुम्हारी मस्जिदों को छीन लेंगे, मुसलमानों याद करो वो करबला का दिन। आप इमाम है, मौलाना है क्या? तकरीर कर रही है, सियासी मंच पर आप तकरीर कर रही हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो कोई और पक्षी कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो मौलाना होते हैं उनको सियासत नहीं करना चाहिए था? वो सियासत नहीं करेंगे? सियासत कोई भी मौलाना, मैं आपके चैनल के माध्यम से करूँ, कोई भी मौलाना, कोई भी फिरके का हो, अगर वो सियासी मंच पर हदीस या कुरान या दिन की बात करेगा तो आप समझ जाना ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। जो मस्जिद को खतरा रहेगा तो बोलेगा कौन? मस्जिद को खतरा रहेगा मस्जिद को खतरा रहेगा तो क्यों नहीं बोलेगा, या मंदिर को खतरा रहेगा हम बोलेंगे तो मस्जिद की बात ही दूर है।
तो जब मस्जिद को खतरा था तो वो बोल रहे थे मुसलमानों उठो। तो क्यों नहीं बोल रहा है? मुसलमान नहीं बोल रहे मस्जिद के खतरे के लिए, कहाँ बोल रहे हैं? बोल तो रहे हैं। कौन मुसलमान अब बोल रहे आपका हैं? चैनल कौन में कौन कौन कांग्रेस का कौन नेता बोल रहे हैं? कांग्रेस के हर नेता बोले, अभी राकिबुल हुसैन बोले थे, कौन नेता बोल रहे हैं? अभी राकिबुल हुसैन साहब बोले थे, धुबरी लोकसभा के सांसद हैं, बोले तो थे। तो ये बराबर आप तो लोग देखिए, बराबर जो वैसे मजलिस का जो आरोप रहा है कि जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या राहुल गांधी है, ये अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर खुलकर बोलते नहीं है। सब लोग देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ। इस मामले में हमसे डिबेट कर लो। राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का विचारधारा ही यही है, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की। अच्छा अच्छा। हाँ, और कांग्रेस की विचारधारा एक ही रही है, किसी का वो घर नहीं नाश करती है, किसी का घर तोड़ती नहीं है। तो वैसे सब घर तोड़ते हैं तब? वैसी साहब घर नहीं तोड़ते हैं, वैसी साहब एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देते हैं। अच्छा अच्छा। और रुकिए हमारे पास एक लोग और है। क्या कहेंगे वैसी साहब एक भाई को एक भाई से लड़ा देते हैं? नहीं, देखिए हम 15-20 मिनट से डिबेट देख रहे थे। हाँ। एक भाई ने कहा कि श्रीलंका में चुनाव लड़े, नेपाल में लड़े, बांग्लादेश में लड़े, अमेरिका में लड़े। इतने बड़े झूठे कि यहाँ लड़ने नहीं देते हो, बाहर लड़ा रहे हो। 27 मरतबा नहीं, 27 कैसे लड़ेंगे? 27 मरतबा उनका परमिशन रद्द किया गया। ये कांग्रेसी नेता, इनसे पूछ लीजिए अगर हम झूठ बोल रहे थे। 27 मरतबा? ये हमें नहीं पता है, ये इनके पास क्या कर नॉलेज होगा। रहे? आदमी हर हाथ तरक्की बोल रहे थे अभी, क्या बोल रहे थे? हर हाथ कैसे बोले थे भाई? हमें क्या पता, आप बताइए। 2-3 बात याद कर लिए कि इसके बोले हुए नवाले की बात करो। इनके यहाँ गाइडलाइन 3-4 चीज सिखा दी जाती है, जाकर ये बोलना। और इनको कुछ नहीं आता, बोल रहे कि ऐसे हुआ मौलवी फ्रॉड। अरे यार कुछ सीख लेते, कुछ पढ़ लेते, मदरसे नहीं स्कूल चले जाते, कुछ सीख लेते। बात समझेंगे नहीं, बोल देंगे। अपनी पार्टी को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को भी गिरा सकते हो, खुद भी गिर सकते अच्छा, ओवैसी साहब बरगलाने का काम करते हैं, इसको कैसा मानते हो? अरे यार अभी आपने देखा ओवैसी को छोड़ दीजिए, ओवैसी बरगलाता है कि क्या करता हमको नहीं पता, मगर ये अभी बरगला रहे हो, उलमाओं को फ्रॉड बता रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं बताइए इनसे? उलमाओं को फ्रॉड बता अभी रहे तो बोला कि गलत अगर बतिया मन रहे से हैं। नहीं हाँ, गलत बताइए। बतिया रहा। मैंने किसी उलमाओं को फ्रॉड नहीं बताया। मैं ये कहा कि सियासी मंच पर खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम कहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा जनाजा निकलेगा, इंशाअल्लाह ताला ये हो जाएगा। और ये क्या है? जब मोदी पहाड़ों के पीछे चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, ये ओवैसी साहब बोलते हैं। सोचिए, ये ओवैसी साहब बोलते हैं। तो मेरा कहने का इंशाअल्लाह मतलब- माशाअल्लाह मेरी से क्या बात दिक्कत है? सुनो। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है? देखिए मजहबी पॉइंट दूसरी है, सियासी पॉइंट दूसरी है। अच्छा अच्छा। आप सियासत के मंच पर चढ़े तो आप सियासत करें, लोगों की बात करें, जनहित की बात करें, जनता के मुद्दे की बात करें। आप वहाँ तकरीर मत करिए। तकरीर करना है तो आप मस्जिद में आइए, हम भी बैठ कर इनसे पूछिए कि सियासत वर्ड अंग्रेजी है कि हिंदी है, पूछिए इनसे। हाँ, सियासत शब्द कहाँ से आया है? सियासत शब्द हिंदी है। तो पूछिए इनसे, बताइए क्या इसका अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ है? हिंदी, अरे यार अरे यार बोलने से पहले सोचा कीजिए किस मंच पर किस माइक के सामने बोल रहे हो। बस ओवैसी की नफरत में इतने अंधे हो जाते हो कि भूल जाते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। देखिए हम बात बता रहे हैं, यहाँ पे अभी तक जो डिबेट चली, उस डिबेट में एक भाई ने सही बात बोली, उनका नाम था एजाज भाई। हम देखिए हम उनके भी विरोधी है, और ये सब दोनों कब से झूठ बोल रहे हो। एक उलमा पे इल्जाम लगा रहा है, एक विदेश बोल रहा है वैसे को चुनाव लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश गलत बात मत बताइए, उलमा पे इल्जाम हम नहीं लगाइए। उलमा पे इल्जाम माफी नहीं मांगेंगे, आप कट दीजिए, नहीं दीजिए।